Hey, so welcome to my another video, the second chapter of class 12th in biology. तो इसको स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जो रिप्रोडक्शन का टर्म है सिंपल, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसके आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो फ्लावर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ए सेक्सुअल वहाँ पे डिस्कस हो चुका था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे. ठीक है. The flowering plant shows sexual mode of reproduction and bears complex reproductive units as male and female reproductive units along with accessory structures. ठीक है. तो जो फ्लावर है हमारे पास, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, साथ ही साथ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं. वो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं. तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम विच फंक्शंस एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूसेस ओवा और पॉलन. ठीक है. अगर यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल प्लांट का होगा तो या तो ओवा बियर करेगा या फिर पॉलन, लेकिन अगर बायसेक्सुअल होगा तो दोनों बियर करेगा. ठीक है. अब एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर मतलब एक एंजियोस्पर्म प्लांट है. एंजियोस्पर्म एक क्लास ऑफ प्लांट है, मतलब हाई कैटेगरी है, जो कि सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं. तो उस प्लांट्स की कैटेगरी में जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होगा उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. पहला है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है. एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट. ठीक है. कैलिक्स को सेपल्स कहते हैं, कोरोला को पेटल्स कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है फ्लावर का, तो ये तो सिंपल है, काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे. अब जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, तो उसी की तरह सबको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर. तो प्री फर्टिलाइजेशन में सिंपली वही होगा, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र, अगेन वही सेम. तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चलेंगे हम लोग. तो यहाँ पर लिखा है सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम. फ्लोरल प्रिमोर्डियम मतलब फ्लोरल स्ट्रक्चर. ठीक है. इन्फ्लोरेंसेस इज फॉर्म डेट बियर्स फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर. इन्फ्लोरेंसेस का क्या मतलब है? जो इन्फ्लोरेंसेस स्टेम है, इसका मतलब है अरेंजमेंट. इन्फ्लोरेंसेस का मतलब है अरेंजमेंट. ठीक. इन फ्लावर्स मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्स इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस. ठीक है. उस फ्लावर में एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, दोनों की डिस्टेंस होगी थोड़ी कुछ दूरी पर होंगे, और वो डिफरेंशिएट होकर दो अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे, दो अलग अलग गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. अब आते हैं मेल पार्ट पे. पहला मेल पार्ट है. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स दिया है, साथ ही फॉर्मेशन भी है. और अब आते हैं स्टैमेन. स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन. अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मेल पार्ट होगा हमेशा वो स्मॉलर होगा कंपेयर टू फीमेल गैमेट. ठीक है. जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट से हमेशा छोटा होगा. ठीक है. इसलिए एक टर्म यूज़ किया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम. तो माइक्रोस्पोरेंजियम छोटे के लिए छोटा क्या होगा, मेल पार्ट का. ठीक है. और ये पॉलन ग्रेन, ये स्टेमन. स्टेमन मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन पूरा उसका वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर. मान लो ये गैमेट है अगर, तो ये जो पूरा जब कवर हो जाएगा आउटर लेयर से, तब इसको कहेंगे हम लोग पॉलन ग्रेन. ठीक है. अब स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉल कॉल्ड फिलामेंट एंड जनरली बायोलोब्ड एंथर. ठीक है. अब अगर हमेशा कभी देखा होगा फ्लावर, तो मान लो ये स्टिग्मा हो गया, उसके बगल बगल से एंथर निकले हुए रहते हैं, तो ये जो ऊपर बायोलोब्ड क्या होता है, स्टेमन. ठीक है. अब ये पूरा पार्ट जो है स्टेमन का है. ठीक है. ये वाला फिलामेंट है, एफ से फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये फिलामेंट है, ये बायोलोब्ड स्ट्रक्चर है, बायोलोब्ड स्ट्रक्चर. ठीक है.
और ख़ास बात ये है, ये जो डाइथीकस टर्म यूज़ किया है ना, थीका का मतलब होता है लेयर, थीका मतलब लेयर। तो जो ये है ना लेयर, बायलोट एंथर है, उसके पास 2 लेयर हैं, इसीलिए उसको कहा गया डाइथीकस। डाइथीकस 2 लेयर्स। और अगली प्रॉपर्टी है कि जो एंथर होते हैं ना टेट्रागोनल होते हैं, मतलब 4 साइडेड, ऐसे ऐसे होते हैं, इसके अंदर अंदर प्रेजेंट होगा। ये ऐसे हम लोग सिंपली अगर 2D में देखें तो इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर ऊपर से सेक्शन कट करेंगे इस तरह, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये इस तरह को दिखाई देगा। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स विच कंटेन पॉलन ग्रेन। देखो अब यहाँ पे जो मेनली यहाँ पे शो करना चाहता है, ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे इमेच्योर फॉर्म में इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया फिर डेवलप होगा पॉलन सैक में, और फिर पॉलन सैक मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया आया कहाँ से? याद है लास्ट क्लास में बात की थी गैमीट मदर सेल। तो गैमीट मदर सेल यहाँ पे क्या है? ठीक है, वही बात करना है यहाँ पे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में। माइक्रोस्पोरेंजियम, यही टर्म की बात कर रहा था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजियम से बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ सेल्स होती हैं जिसके डिवीजन से माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगा पॉलन सैक में, फिर पॉलन सैक होगा पॉलन ग्रेन में। अब ये इनको पूरी तरह पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे अभी मैंने बात की थी इस तरह की, तो ये जो सिंपली ये एक पार्ट है, इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखें हम, तो ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, 4 लेयर। ठीक है, जैसे इसका सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेप्टम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेप्टम का। टेप्टम क्या करता है? पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, टेप्टम सेल्स। और ख़ास बात टेप्टम सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और ये जो बाकी है ना एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, ये सारे काम है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये सारी सेल्स। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू की बात कर लें। स्पोरोजीनियस टिश्यू, जब एंथर का फॉर्मेशन हो रहा था, जब मेल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था, तब उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको होमोजीनियस सेल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उस माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम वो जो सैक है, ये जो सैक, ये जो पूरा ओपन स्पेस है अंदर वाला, उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होती है तो पॉलन सैक कहा जाएगा। ठीक है, पॉलन सैक आगे चल के थोड़ा सा और मैच्योर होगा, तब बनेगा हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मेल गैमेट है प्लांट्स में उसको कहा जाएगा माइक्रोस्पोर। अगर उसकी फॉर्मेशन की बात करें उस प्रोसेस को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसकी जो मदर सेल्स हैं उसके भी कई सारे डिफरेंट नाम्स हैं, देख लो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर का जनरेशन कर रही हैं वो सेल्स, तो उस सेल्स को कह दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC, बाय रिडक्शन डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत अच्छा टर्म है, याद रखना है। स्पोरेंजियस टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म microspore tetrad as a anther mature and dehydrate the microspore
डिसोशिएट एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन्स। अब मैंने बताया कि उन जो सैक थे इस तरह के, उन सैक में सेल था स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब इस टिश्यू में, अब ये जो टिश्यू था, इनके अंदर ये जो टिश्यू था, इसके अंदर मियोटिक डिवीज़न हो गया। मियोटिक, और भैया हम जानते हैं कि मियोटिक डिवीज़न में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनेंगे, तो इसीलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहा जाता है इन्हें, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये रहा माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि एक सेल से पहले फिर फर्दर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है इसे। एक स्पोरोजीनियस टिश्यू से इतने 4 सेल्स बनते हैं, ये चारों पॉलन सैक हैं, ठीक है। दूसरे टर्म में पॉलन सैक कहा जाएगा, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। और जैसे ही ये चारों, ये एक सेल से ये जब मैच्योर होगा तो पॉलन ग्रेन कहा जाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस था, उसके अंदर वाला एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर, फिर टेप्टम, टेप्टम के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू की बात कर रहा है ना, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब इन्हीं में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, फिर एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेगी, इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाएगा। एक बार रे डायग्राम देख लो, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी, ठीक है। फिर से देखते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर डिवीज़न होगा, टेट्राड बनेंगे, इनमें मियोटिक डिवीज़न होगा तो टेट्राड बनेंगे, ठीक है। अब ये बन गए, इनका फिर मैच्योर होगा तो पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है उसको मेल गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसको कहा जाता है, दूसरा नाम है, अगर थोड़ा सा प्लांट के टर्म्स में बात करें तो पॉलन ग्रेन्स। अब ये तो हो गया पूरा एंथर की बात, ये पूरे एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसका एक पॉलन ग्रेन हम ले, एक पॉलन ग्रेन छोटा सा, अब इस छोटे में अगर इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो इसमें होते हैं 2 लेयर, ठीक है। अगर हाईली जूम कर दें इसको, तो जूम करके देखें तो इसमें 2 लेयर होगी। बाहर वाला है एक्साइन, एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, सिंपल, ठीक है। जो बाहर वाला है वो एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आने वाला है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। तो एक्साइन में क्या होता है, एक एक्साइन जो आउटर लेयर है उसमें एक सब्सटेंस होता है माइक्रोस्पोरोपोलिनिन, तो जो कि रेजिस्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को, एसिड्स को, एल्कालिस को, और एंजाइम्स भी ऐसे नहीं जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। इसलिए जितने भी स्पोर्स जो बहुत पुराने टाइम पे जो किसी वजह से इनबिल्ट हो गए थे अपने सॉइल के अंदर, उनके स्पोर्स अगर हमें मिलते हैं तो कार्बन डेटिंग के थ्रू उसकी एज एस्टिमेट कर सकते थे। इस वजह से पता चलता था कि यहाँ पे कभी कोई प्लांट हुआ करता था। उसका कॉज है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से अंदर का जो कंटेंट है वो हमेशा सेफ रहता है। तो स्पोरोपोलिन का काम क्या है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन, ठीक है।
और इंटाइन, ठीक है। ये एक लेयर है पतली सी अंदर वाली, जो ये कंटिन्यूस लेयर है, उस किससे बनी है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। एक बात याद रखना, एक्साइन बना है स्पोरोपोलिनिन से, और ये इंटाइन बना है हमारा सेलुलोज एंड पेक्टिन से। पेक्टोसेलुलोज कह सकते हो, सेलुलोपेक्टोज कह सकते हो, ठीक है। germ pore, aperture on exine where sporopollen is absent from pollen tube, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जो हमारा ये पोलन ग्रेन है, तो स्पोरोपोलिन पूरे सरफेस पे तो होगा, लेकिन एक छोटा सा स्कार छूट जाएगा जिस पे पोलन ग्रेन पर स्पोरोपोलिन का प्रेजेंस नहीं होगा। उसी रास्ते से उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है, ठीक है। उसी रास्ते से उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है, जो कि पोलन ट्यूब बनाता है स्टिग्मा से, ठीक है। मान लो ये पोलन ग्रेन है। अब जैसे ये इस पे लैंड करेगा, तो लैंड किया यहाँ पे एक जगह पे जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है, वहीं से अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो गैमेट जो है ना, वो एंट्री करेगा स्टिग्मा से स्टाइल में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। ये सिंपल है, क्योंकि वो एक सेल है, जो गैमेट है वो भी एक तरह का सेल है, लेकिन हैप्लॉइड सेल है, तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सब कुछ होगा। अब बात करते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन की। मैच्योर पोलन ग्रेन होगा कैसा? मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विथ न्यूक्लियस, ठीक है। एक जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी। वेजिटेटिव बड़ी वाली सेल होगी, जनरेटिव छोटी वाली सेल होगी। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल ये बड़ी वाली होती है, सेल एक ही होती है, लेकिन सेल के अंदर एक सेल होती है। तो ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये वी जेल है, ये जनरेटिव सेल है, ठीक है। और न्यूक्लियस एक ही होता है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है फर्दर डिवाइड कर जाती है। वेजिटेटिव एक रहती है, लेकिन जनरेटिव 2 सेल्स हो जाती है अंदर ही। इसी की वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में काफ़ी वेरिएशन आता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है। वेजिटेटिव सेल बिगर होती हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अब यहीं अगर जनरेटिव सेल की बात करें, तो जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, मैंने बताया ना अंदर होती है, क्योंकि वेजिटेटिव बाहर है, जनरेटिव अंदर होगी, जी स्मॉल होगी तभी तो अंदर होगी। इन्वॉल्व इन सिनगेमी। इन जनरेटिव सेल का काम क्या है? क्योंकि इन्हीं के पास पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही फर्दर फ्यूज़न में पार्ट करते हैं, फ्यूज़न विद एग, ठीक है। देख लो, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल साथ में रहते हैं एक साथ, लेकिन वेजिटेटिव सेल, ऐसा कहा जाता है वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जेनेटिव सेल होती है। अब पोलन ग्रेन का एक थोड़ा सा डिजीज़ टाइप का एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, वो यहाँ पे देख लीजिए। पोलन ग्रेन जैसे अगर हवा में उड़ता रहता है ना, तो अगर वो नोज से अपने इनहेल हो जाता है तो कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, जैसे bronchial diseases in some people and leads to chronic respiratory disease like asthma, bronchitis, ब्रोंकस जो है अपने लंग्स के अंदर, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया उसका डिसएडवांटेज, ये तो हो गया डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे एडवांटेज देखो, ये एडवांटेज pollen grains are rich in nutrients and are used in pollen tablets as food supplements। ऐसा माना जाता है कि उनका जो फूड सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं pollen grains में, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से एथलीट्स कुछ एथलीट्स उसी को प्रेफर करते हैं एज अ डेली डेली न्यूट्रिएंट सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा भी जा सकता है, ताकि फर्दर अगर कहीं फ्यूज़न की ज़रूरत हो, या फिर कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, या फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च की ज़रूरत हो, तो पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके। पोलन ग्रेन
of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature 196 this -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन बैंक्स में रखा जाता है ताकि फर्दर हाइब्रिड प्लांट्स बनाने में यूज़ आ सके। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया मेल की बात। ठीक है, स्टैमेन की बात हो गई। अब पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल में क्या है? पिस्टल यानी कि फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को दूसरे नाम से कहते हैं गाइनोशियम। अब मैंने पहले कहा था कि मेल पार्ट को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और फीमेल पार्ट को मेगास्पोरेंजियम। ये फीमेल पार्ट है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो ओवरी है, जो ओवरी, ये एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को ही ओवरी कहा जाता है। अब इस ओवरी में ही ओवरी, ठीक है, अब ये मल्टी कार्पेलरली भी हो सकती है, बाई कार्पेलर भी हो सकती है, सिनकॉर्पस भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, कई सारे टाइप्स के होते हैं ये। ईच पिस्टल, अब फीमेल पार्ट, फीमेल जो ऑर्गन है उसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टिग्मा ये वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला सबसे हेड वाला ये वाला स्टाइल है, और नीचे ये जो बल्ड पार्ट है ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ओव्यूल का। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ठीक है, अटैच टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ओवरी के अंदर होता है, उसमें अरेंजमेंट होती है। अगर उसका सेक्शन काटे, मान लो ये थी हमारी ओवरी, मान लो ये थी हमारी ओवरी, तो अगर इसको हम ऐसे कट करें और उसको इस तरह देखें तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिनमें बल्जिंग होती है। ये सारे ओव्यूल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं, मेगास्पोरेंजियम का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो गोल गोल बने हुए हैं अंदर की तरफ, ये सारे ओव्यूल हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसमें भी एक हाइलम होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये ओव्यूल है यहाँ पर, और ये फ्यूनिकल है। ठीक है, सॉरी, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये ओवरी है। इसके बीच में जो पार्ट है वो फ्यूनिकल है। ठीक है, हाँ। अब उसमें माइक्रोपाइल भी एक जगह होती है जहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग बची हुई रहती है, दिखाता हूँ। ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओव्यूल्स हमारे वहाँ पर जाके वो फर्टिलाइज करे, उसी पॉइंट को कहते हैं हाइलम, सॉरी माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहा जाता है। यहाँ पे ये रहा स्ट्रक्चर उसका। अब हाइलम ये है, फ्यूनिकल वो है, माइक्रोपाइल देखो एक स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है ना, इसी को स्पेस को माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहीं से जाता है पोलन ग्रेन और फर्टिलाइज करता है एग को। ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मदर सेल, मतलब स्पोर मदर सेल, बाय मेयोटिक डिवीजन कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसका प्रोसेस कहाँ होता है? इन ओव्यूल। अब खास बात ये, वहाँ पर कहा जाता था कि टेट्राड बनेगा, क्योंकि एक सेल से 4 सेल बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक सेल से 4 सेल तो बनती हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस 4 बनती हैं नो डाउट, लेकिन सर्वाइव सिर्फ एक करती, सस्टेन सिर्फ एक करती है। ठीक है, सी एमएमसी अंडरगोज, ये भी एमएमसी है, वो भी एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेयोटिक डिवीजन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। करता तो प्रोडक्शन 4 का है, लेकिन
3 मेगास्पोर डिजेनरेट, 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एक ही डेवलप हो पाती है पूरी तरह से। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस। ठीक है, विच मूव टू अपोजिट पोल टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब ध्यान से ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस फिर से अंदर ही अंदर डिवाइड करता है उसी के अंदर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, थोड़ा सा 2 बनेगा, फिर 2 बनेगा, ये फर्दर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ठीक है, 8 बन के अपोजिट पोल्स में जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल्स में जाएंगे, जिसमें 2 मोर सेक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स टू 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। बताया ना, पहले 1 न्यूक्लियस होगा, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8। ठीक है, अब इसमें जो रोल बता रहे हैं ना, उन 8 न्यूक्लियस का रोल क्या है। 6 ऑफ 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल। और उनमें जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जो 8 न्यूक्लियस बनते हैं एक ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, उनमें क्या होता है, 6 तो सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं, लेकिन 2 नहीं होते, उनको पोलर न्यूक्लियर कहा जाता है। ठीक है, अब उनका अरेंजमेंट, उन 6 सेल का अरेंजमेंट क्या है। 3 cells are grouped in micropylar end, ठीक है, एंड 3 एट कैलवाजल पोल। मतलब ये अगर ओव्यूल है तो 3 ऊपर रहेंगी, 3 नीचे रहेंगी और 2 सेंटर पे रहेंगी। फ्यूज़न यहीं पे होगा। ठीक है, इसीलिए इन स्ट्रक्चर को कहते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, यहाँ पे शो किया हुआ है, देखो पहले 2 थी, 4 हुई, 8 हुई। अब इनमें अरेंजमेंट होने लगता है सेल्स का। 3 नीचे आ गई एंटीपोडल, ऊपर 3 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल और 1 सेंट्रल सेल, जिसको पोलर न्यूक्लियर बाद में बोला जाता है। अब ये तो हो गया प्रोडक्शन गैमेट्स का, मेल का हो गया, फीमेल का हो गया। मेल का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल का मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों होता है कहाँ है, एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक, उनमें मियोटिक होता है। फीमेल के केस में सिर्फ एक फंक्शनल होता है, लेकिन मेल के केस में 4 फंक्शनल होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। और मेल के केस में क्या होता है, 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टेप्टम। और इसके केस में क्या होता है, सिर्फ 2 लेयर, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। ठीक है, वहाँ पे रेजिस्टेंट होता है आउटर लेयर स्पोर पॉलिन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। ठीक है, तो पॉलिनेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे ऐसा है कि जो पॉलन ग्रेन है वो खुद के प्लांट को फर्टिलाइज करता है या फिर दूसरे प्लांट को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक, अब ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होता है, जो फ्लावर है उसका सेम फ्लावर का एंथर होगा, सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा होगा, सेम फ्लावर का होगा, एक ही फ्लावर का होगा, इसीलिए सेम टू सेम ऑटो होगा, तो ऑटोगैमी कहा जाएगा। प्लांट वही है, फ्लावर वही है, उसी का एंथर, उसी का स्टिग्मा, उसी की ओवरी, तब उसको कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के 2 अच्छे एग्जांपल्स है, कैलिस्टोगैमी और कैज़्मोगैमस। कैलिस्टोगैमस, कैज़्मोगैमस। कैलिस्टोगैमस का क्या होता है कि फ्लावर कभी ओपन नहीं होता। ठीक, फ्लावर डो नॉट ओपन, अगर फ्लावर ओपन नहीं होगा तो उसके अंदर का एंथर उसके स्टिग्मा पे ही जाएगा, कोई बाहर से एंथर आ ही नहीं पाएगा। तो कैलिस्टोगैमस में कभी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होता है, कैज़्मोगैमस, ऑटोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं होगा। कैज़्मोगैमस फ्लावर है, ऑटोगैमस, एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
एग्जाम्पल वायोला ऑक्सालिस एंड कमीलिया, वायोला ऑक्सालिस एंड कमीलिया, याद रखना एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। फिर आता है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या होता है, जैसे ये स्टिग्मा है और ये एंथर होते हैं, तो एंथर बहुत ही पास होता है, एकदम पास पास होते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऑटोगैमस होगा। तो पहला था ऑटोगैमी, अब दूसरा आ गया जियोटनोगैमी। जियोटनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट सेम होता है, उसी प्लांट का फ्लावर लेकिन उसी प्लांट में होगा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाके अगर पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को कहते हैं जियोटनोगैमी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब कोई प्लांट है, फ्लावर सेम है, डिफरेंट फ्लावर है, इसका इसमें पॉलिनेट कर रहा है, इसका इसमें पॉलिनेट कर रहा है मान लो, या फिर इसका इसमें पॉलिनेट कर रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन कहेंगे जियोटनोगैमी। अगर फ्लावर सेम है, उसी का पॉलिनेट उसी को कर रहा है, तो फिर वो ऑटोगैमी है, ठीक है। और अगर जीनोगैमी में क्या होगा, अब जीनोगैमी बात करते हैं, दो प्लांट है, इसका जो पॉलन ग्रेन होगा इसके फ्लावर्स को इसके स्टिग्मा पर लैंड करता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है पूरी तरह से, और इसका कहीं और या फिर यहीं पर, मतलब खुद के फ्लावर पे नहीं दूसरे के फ्लावर पे जाके पॉलिनेशन करता है, तो उस तरह के पॉलिनेशन कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी की वजह से ही सबसे ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस आते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट के जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन होता किसके थ्रू है, कुछ एबायोटिक फैक्टर होंगे, कुछ बायोटिक फैक्टर होंगे, ठीक है। एबायोटिक में होगा नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, ठीक। और बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स होंगे, जितने भी मूवमेंट करने वाले एनिमल्स होंगे, ठीक है। अब पॉलिनेशन के सोर्सेस देखो, विंड पॉलिनेशन, देखो कुछ कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड है कि कौन सा पॉलन किस तरह का होना चाहिए, पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखो विंड पॉलिनेशन, अगर हम बात करें विंड पॉलिनेशन की, तो पॉलन ग्रेन हमेशा लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, विंग्ड होना चाहिए, ठीक है। फैदर, अच्छा आपने कोई पॉलन देखा है फैदर फैदर टाइप का निकला होता है, छोटा छोटा देखा होगा, है ना। उस पॉलन ग्रेन में आपने देखा होगा फैदर, पतले पतले फैदर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो इजीली हवा में उड़ता भी है ना। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए पॉलन ग्रेन का। एंथर, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड का मतलब काफ़ी, जैसे ये फ्लावर है, हाँ? तो जो उसका एंथर होना चाहिए काफ़ी हवा में होना चाहिए, तो ऊपर, अगर अंदर रह जाएगा तो हवा से काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसका एंथर लो ऊपर होगा तो इजीली हवा स्टक करेगी, ये बस्ट होगा और पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते जाएंगे, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा जिस सरफेस पे पॉलन ग्रेन को लैंड करना है वो भी बड़ा होना चाहिए, ताकि चांसेस ज़्यादा हो कि हवा से जो पॉलन ग्रेन्स उड़ कर आएंगे, चांसेस ज़्यादा हो कि पॉलिनेशन ज़्यादा होने के चांसेस होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वन ओव्यूल अरेंज इन इन्फ्लोरेसेंस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रास। विंड पॉलिनेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रास, हमेशा याद रखना विंड पॉलिनेशन इन ग्रास, क्योंकि ग्रासेस में ज़्यादातर वन ओव्यूल होता है, वन ओव्यूल, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस विंड पॉलिनेशन के याद रखना। वाटर पॉलिनेशन, अगर याद हो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एल्गे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उनको वाटर मीडियम चाहिए पॉलिनेशन के लिए, तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय मुसोलिनस कवरिंग। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो होता है आउटर से स्पोरोपोलिन से कवर होता है, लेकिन जो वाटर बेस्ड मीडियम में प्लांट होता है ना, वाटर में, उनके अंदर एक म्यूसिलेजिनियस मतलब ऑयली, थोड़ा सा ऑयली कवरिंग होती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन ख़राब नहीं होता, मतलब समझ रहे हो ना, ख़राब नहीं होगा, एकदम अच्छे से जाके वर्क करेगा।
ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, वेलेस्नेरी हाइड्रिला और सीग्रासिम जोस्टेरा। अब इनमें भी क्लासिफिकेशन है, देखो कुछ होंगे वाटर के जो सरफेस पे होंगे, सरफेस पे, हाँ कुछ सरफेस पे होंगे, और कुछ होगा पानी के अंदर होंगे, कुछ होगा लोअर लेवल पे होंगे, एकदम लोअर लेवल पे होंगे ग्रासेस। ठीक है, ये पानी के बीचों बीच होंगे, और ये एकदम सरफेस पे होंगे फ्लावर, सरफेस सरफेस ये वाटर में, और ये बेड में होंगे कुछ प्लांट्स। ठीक है, नीचे सरफेस के बेड पे। तो सरफेस वाले पे क्या होगा, सरफेस पे जो एंथर होगा, उसका एंथर सीधे सीधे पॉलन ग्रेन फ्लोट करता हुआ आएगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ना, एंथर और स्टिग्मा सरफेस पे ही होते हैं, तो वाटर करंट के थ्रू फ्लोट करते आराम आराम से चले जाएगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो विद इन वाटर हैं, वाटर के अंदर हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, वाटर करंट के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, रिबन शेप स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे ही जाएगा स्टिग्मा पर, ये ऐसे ही जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो बेड सरफेस पे है, ये वाटर लेवल है, और ये बेड, यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, इनके जो फ्लावर होंगे, इनका जो फ्लावर होता है, इनमें कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, इनमें भी वैसे सेम रिबन शेप का होगा, और जाके फर्टिलाइजेशन करवा देगा। पॉलिनेशन कैसे होगा, वाटर करंट के थ्रू। ठीक है, अब विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं। अब इन सब में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन चाहिए, ताकि चांसेस ज़्यादा बने फर्टिलाइजेशन के, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो नेक्टर का कोई सवाल नहीं उठा। नेक्टर को आगे डिस्क्राइब करता हूँ मैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर के पास सबसे पहली बात कलर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगरेंस होना चाहिए, रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या है, नेक्टर फीडिंग सब्सटेंस है जिसको इंसेक्ट खाता है, फीडिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट इस चीज़ को खा के इसी प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी हर केस में होना चाहिए पॉलन ग्रेन वैसे तो, और विंड को छोड़कर, और स्टिग्मा भी स्टिकी होनी चाहिए। ठीक है, स्टिग्मा हर केस में स्टिकी होगा, लेकिन पॉलन ग्रेन का विंड में स्टिकी नहीं होगा, ताकि आराम से अपने स्टिग्मा पर लैंड कर सके, कहीं और न चिपक जाए। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में भी पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, ताकि आराम से जो इंसेक्ट है उसके सरफेस पर चिपक जाए, उसके बाद अगर दूसरे फ्लावर पे जाए फिर वहाँ पर चिपक जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। जब पॉलिनेटर इंसेक्ट है तो इसको तो कुछ रिवॉर्ड चाहिए। वो रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर, एडिबल पॉलन ग्रेन्स फॉर एज फूड। ठीक है, और कुछ जगह में सरफेस प्रोवाइड करता है एग ले करने के लिए, एग्जाम्पल एमोर्फोफिलस यक्का, इनको रिवॉर्ड चाहिए, एमोर्फोफिलस यक्का। तो इंसेक्ट क्या होता है कि यक्का का जो फ्लावर है बहुत ही बड़ा होता है, फ्लावर उसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसमें ओवरी है, उसके बाद काफ़ी जगह बचती है, सारी जगह अगर इसको जगह मान ले तो काफ़ी जगह बचती है। तो इंसेक्ट क्या करता है, यहीं पे एग को ले करता है, फिर जब एग मेच्योर होगा तो वो इंसेक्ट निकल जाता है अपना। ठीक है, तो एमोर्फोफिलस यक्का, जिसमें कि फ्लावर बहुत बड़ा होता है, और इंसेक्ट फ्लावर के अंदर ही अपना घर बना के रहते हैं, ये एज अ रिवॉर्ड की तरह यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं क्या, ये कुछ इस तरह के आउटब्रीडिंग मतलब कि जैसे एक प्लांट है, ये इसमें हमेशा ऑटोगेमी हो रही है, मतलब उसी का प्लांट उसी में फर्टिलाइज, उसी का फ्लावर उसी में फर्टिलाइज, उसी का आंतर खुद को फर्टिलाइज कर रहा है बार बार। तो उससे क्या होती है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, एक टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि
जब प्लांट काफ़ी लंबे टाइम तक खुद में ही अगर फर्टिलाइज करता रहे, कोई जेनेटिक कोड बाहर से ना आए, मतलब हमेशा खुद के एंथर से फर्टिलाइज होता रहेगा, तो ये कंडीशन आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ उसका जो पॉपुलेशन लेवल है, डेंसिटी है किसी एरिया में, वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जो रेट होता है फर्टिलाइजेशन का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए प्लांट्स खुद ही एक फंक्शन इवॉल्व कर लेते हैं। उस फंक्शन को देखते हैं अभी। ठीक है, इस फंक्शन को देखते हैं। उस फंक्शन का नाम है, नाम नहीं, कुछ प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है देखते हैं। रिलीज स्टिग्मा, pollen release and stigma receptivity not synchronized। अगर मान लो ये स्टिग्मा है और ये पॉलन है, एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के हैं। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन है। अगर स्टिग्मा पहले एक्टिवेट हो जाए, पॉलन बाद में एक्टिवेट हो, ठीक, अगर स्टिग्मा पहले एक्टिवेट हो जाए, पॉलन बाद में एक्टिवेट हो, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। या फिर पॉलन पहले एक्टिवेट हो या स्टिग्मा बाद में एक्टिवेट हो, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन दूसरे प्लांट से तो फर्टिलाइज कर सकते हैं ना। इसलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ ऐसी डिवाइसेस है जिसकी वजह से क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर दें। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनहेंस करना है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं, हम नहीं यूज़ करते, प्लांट ने खुद ही इवॉल्व किया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, एंथोस्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अगर जैसे कि एमॉर्फोफाइलस का एग्जांपल लिया था, सॉरी कैलिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, तो उनके केस में क्या था कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास थे एकदम, तो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजी था, है ना। तो इसको रोकने के लिए प्लांट ने इवॉल्व किया कि पॉलन ग्रेन बहुत दूर रहे और ये स्टिग्मा थोड़ा दूर रहे, तो चांसेस बहुत कम बनेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, इनहिबिटिंग पॉलन ग्रेन ऑन इन पिस्टल, ऐसा कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है प्लांट के स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन में कि जो पॉलन ग्रेन होता है अगर खुद के प्लांट में अगर लैंड किया है स्टिग्मा पर, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि स्टिग्मा उसको सरफेस देगा नहीं जर्मिनेट करने के लिए, कुछ केमिकल्स रिलीज कर देगा जिसकी वजह से वो स्पोरोपोलिन वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, और सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि प्लांट डिफरेंट रहेगा ही हमेशा। एक प्लांट एक ही ऑर्गन डेवलप करेगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो पक्का है कि यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, अभी मैंने बात की इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, तो इनहिबिटिंग पॉलन जनरेशन में मैंने बताया केमिकल इंटरेक्शन। इस केमिकल इंटरेक्शन में केमिकल के थ्रू कुछ बातें होती हैं, देखा जाए तो मेनली ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, फिर वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा, इस तरह से इनमें कुछ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वो इंटरेक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो पॉलन यहाँ पे मेल और पिस्टल यहाँ पे फीमेल, दोनों इंटरेक्ट कैसे करते हैं। द पिस्टल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैक्टेबल पॉलन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। Pollen grains produce pollen tube through germ pore and facilitate transfer of male gamete to embryo। अगर उस एक्सेप्ट करेगा पिस्टल तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक, अब जैसे कि ये तो प्लांट के कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे, अगर हम लोग को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करने हो जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर ट्रेट चाहिए प्लांट का, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ही चाहिए प्लांट का, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है देखते हैं।
क्रॉस ड्रिफ्ट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ पेरेंट प्लांट। कोई डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे, अगर हमको एक प्लांट का ये कैरेक्टर चाहिए, एक प्लांट को ये कैरेक्टर चाहिए, तो उसका स्टिग्मा पर उसका पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन को गिरा देंगे, उसका जो पॉलन ग्रेन रहेगा उसको काट देंगे पहले ही, ठीक है। ये काम करते हैं। उस प्रोसेस कहते हैं इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर और बैगिंग। अब ये स्टिग्मा है और ये उसका एंथर है, इसके मैच्योर होने के पहले ही इसको काट देंगे ताकि इसका एंथर इस पे ना जा पाए, पॉलन ग्रेन, ठीक है। हाँ, और अगर बैगिंग, बैगिंग इसलिए ताकि बाहर से भी कोई अनवांटेड, ये बैगिंग हो गया। मेनली किससे बना होता है, बटर पेपर से, मेड अप ऑफ बटर पेपर। बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं ताकि बाहर से भी कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाला पॉलन ग्रेन ना पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग बैगिंग करते हैं, बैगिंग। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में जैसा कि मैंने तभी बताया था कि एक जनरेटिव सेल होती है, उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है, उसके अंदर एक जनरेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल अगर दो बन जाती है कभी कभी कुछ प्लांट्स में, तो जी दो जनरेटिव सेल हो जाती हैं। तो दो जनरेटिव सेल, एक सेल जाती है पहले कहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है, और दूसरी सेल जाती है एक जाइगोट बनाती है। बस इसी केस को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होगा, एक तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बना एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और एक बन गया जाइगोट, तो हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब बचा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारा जो जाइगोट है वो बना, जाइगोट के बाद जाइगोट के साथ साथ एक एंडोस्पर्म बना, क्योंकि दो फ्यूजन हुआ था। एंडोस्पर्म होता क्या है मेनली, एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड्स एंडोस्पर्म होता है, जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल अच्छा खासा होता है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, कई सारे उनके अंदर न्यूक्लियस तो होता है लेकिन आउटर सेल वॉल नहीं होता, तो सेल तो होगा नहीं, वो सेलुलर टाइप है। अब एल्बुमिनस एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज एंड नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस में कैसे बताते हैं, देखो एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्म है, एल्बुमिनस मतलब कि अभी जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। और नॉन एल्बुमिनस में जो हमारा फूड मटेरियल था एंडोस्पर्म वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनी होगी। तो एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे होगा, बाय माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अब यहाँ पे सीड की बात करते हैं, ये मोनोकॉट सीड दिया हुआ है यहाँ पे, और ये डाइकॉट सीड है, ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉट, एक कॉटलेडन ये, दूसरे कॉटलेडन ये, और यहाँ पे सिर्फ एक है, उसको कहते हैं स्कुटलम। स्कुटलम को मोनोकॉटलेडन कहते हैं, जो कॉटलेडन मोनोकॉट में होता है उसको स्कुटलम कहते हैं। कोलेप्टाइल इसका प्लीम्यूल है, कोलोराइजा उसका रेडिकल पार्ट है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, ये रेडिकल ये रूट का फॉर्मेशन करेगा, ये प्लीम्यूल सूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब सीड, सीड की बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई सीड है, ये सीड है, तो यहाँ पे एक कई सारे स्ट्रक्चर होंगे। आउटर लेवल को क्या कहेंगे, टेस्टा, और इसके अंदर एक कुछ लेयर होगी उसको टेगमेंट कहा जाएगा। माइक्रोपाइल एक छोटा सा ओपनिंग है, ओपनिंग होता है सीड कोड में, जिससे ऑक्सीजन और O2 का H2O का एक्सचेंज हो सके, ठीक है,
ताकि जर्मिनेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करेगा, जो H2 ये एब्जॉर्ब करेगा, वो यहीं से ट्रांसफ़र होता रहे। उस पॉइंट को कहा जाएगा, उस होल को कहा जाएगा माइक्रोपाइल। एक आता है हाइलम। हाइलम एक स्कार होता है, अगर देखा हो तो एक डॉट, लाइक अगर चने का स्ट्रक्चर अगर देखा हो कभी, यू नो, से ऊपर एक छोटा सा स्कार रहता है, दाग, उसी को हाइलम कहा जाता है। अब सीड मेनली एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस में मतलब रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट है, नॉन एल्बुमिनस में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। अब पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म न्यूसिलस, बहुत अच्छा टर्म आ गया, काफ़ी पहली बार टर्म आ रहा है। तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं? न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल। न्यूक्लियस कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो उसमें पोटेंशियल होता है कि वो नई प्लांट बॉडी को ही तैयार कर सकती हैं, उन सेल्स को न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। और डोरमेंसी एक नया टर्म है। डोरमेंसी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। तो इनएक्टिविटी का मतलब है कि वो जो अगर कोई भी सीड डोरमेंसी स्टेट में है तो मतलब अभी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे ही उसकी डोरमेंसी ख़त्म होगी वो जर्मिनेट करेगा। और डोरमेंसी कब ख़त्म होगी? जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तब। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोमेक्सिस। बोर्ड्स में इसी से क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स में पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है बोर्ड में, इस एपोमेक्सिस से। एपोमेक्सिस से एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आता है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स का प्रोडक्शन होता है। डिप्लॉयड सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो नीचे में प्रेजेंट है वो मैंगो और सिट्रस है। ठीक है। अब पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है कि एम्ब्रियोस ढेर सारे रहें। मोर देन वन एम्ब्रियो इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे किसी ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अब कई सारे ओव्यूल हैं तो फर्टिलाइजेशन कई सारा होगा, तो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी, जैसे सिट्रस और ग्राउंडनट। ठीक है। सो चैप्टर ये ख़त्म हो गया। इसको अच्छे से एनसीईआरटी से आप रिवाइज करो। और लिंक में मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसमें एक पीडीएफ होगा, उसमें एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग्स होगी कुछ, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। खासकर एनसीईआरटी को रीड करिए बार बार और बोर्ड्स में क्रैक कीजिए अच्छे से। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।